हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम बलवंत भंडारी है और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो अगला टॉपिक है प्राणायामा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्राणायामा, मीनिंग, डेफिनेशन एंड प्रिकॉशंस। Pranayama occupies second place in Hatha Yoga while it constitutes the fourth step of Patanjali's Ashtanga Yoga। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि हठ योगा में जो प्राणायाम है उसको दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि देखिए हठ योगा एक योगिक फॉर्म है जिसमें कई सारे ऑथेंटिक हठ योगिक टेक्स्ट लिखे गए हैं, जैसे कि हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, वशिष्ठ संहिता, शिव संहिता एक्सेट्रा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 11th और 12th योगा का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर वहाँ पर हठ योगा की बात आती है तो हठ योगा में घेरण संहिता और हठ प्रदीपिका को ही मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हठ योगा की जो फॉर्म है उसको घेरण संहिता और हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग ही समझेंगे। वशिष्ठ संहिता, शिव संहिता, ठीक है, इन टेक्स्ट की हम बात नहीं करेंगे। तो हठ योगा में बोला गया है कि जो प्राणायाम है उसको दूसरा स्थान मिला है। हठ योगा में जो हठ प्रदीपिका है जो कि सेज स्वात्माराम ने लिखा है, जिसमें योग के 4 अंग हैं: आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध और नाद अनुसंधान। ठीक है, तो पहला आसन है, दूसरा प्राणायाम है, तो इसलिए बोला गया है कि प्राणायाम हठ योगा में दूसरे स्थान पे है। तो आसन का जो हमारा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आसन है वो हमारे तीसरे स्थान पे है 8 लिम्स में। जो अष्टांग योगा है जिसमें जो 8 लिम्स हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो यम पहला है, फिर दूसरा नियम है, देन आसन है। तो दूसरा जो तीसरा स्थान है वो आसन को मिला है, तो चौथा स्थान जो है वो प्राणायाम को मिला है। ठीक है, जैसे कि नोट्स में भी मेंशन किया गया है। There are 16 pranayamas according to Hatha Yoga, whereas 8 pranayamas in Hatha Pradipika and 8 in Gheran Samhita. Both are Hatha Yogic text. ठीक है, तो यहाँ पर हम हठ योगा की अगर बात कर रहे हैं तो हम घेरण संहिता और हठ प्रदीपिका की ही बात करेंगे। तो टोटल 16 प्राणायाम बोले गए हैं, जो कि जिसमें कि 8 प्राणायाम हठ प्रदीपिका में मेंशन है जिसे स्वामी स्वात्माराम ने लिखा है, और 8 प्राणायाम घेरण संहिता में मेंशन है जिसे महर्षि घेरण ने लिखा हुआ है। ठीक है, 8 + 8 16 प्राणायाम। Pranayama is generally defined as breath control, although this interpretation may seem correct in view of the practices involved, but it does not convey the full meaning of the term, because sage Patanjali says that pranayama is the cessation of inhalation and exhalation. There is neither rechaka nor puraka, there is only kumbhaka. So that is why kumbhaka is also known as pranayama. ओके, तो प्राणायाम को जनरली ब्रेथ कंट्रोल और ब्रीदिंग प्रैक्टिस के लिए जाना जाता है, और इसकी जो मीनिंग है यानी कि प्राणायाम की जो मीनिंग है वो इसी टर्म में ही जान ली जाती है कि ये एक ब्रीदिंग टेक्निक है और नथिंग मोर देन दिस। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राणायाम में हम लोग सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे ध्यान देते हैं, लेकिन सेज पतंजलि कहते हैं कि जो बिगिनर्स हैं, जो इनिशियल स्टेज में हैं, जब वो प्राणायाम की प्रैक्टिस करे तो वो पूरक, रेचक, कुंभक को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करे। ठीक है, तो पूरक का मतलब होता है इनहेल, कुंभक का मतलब होता है ब्रीदिंग को होल्ड करना, और रेचका मींस एक्सहेलेशन। ठीक है, तो पूरक, कुंभक, रेचक के लिए वो 1:4:2 का रेशियो बताते हैं। तो 1:4:2 का जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग अगर 1 सेकेंड टाइम हम लेते हैं इनहेल करने में, पूरक करने में, ठीक है, श्वास को लेने में, तो 4 सेकंड टाइम हमें देना है ब्रीदिंग को अंदर होल्ड करने में। ठीक है, चाहे वो अंदर होल्ड करे या बाहर होल्ड करे। अंदर होल्ड करेंगे तो वो अंतर कुंभक है, बाहर होल्ड करेंगे तो वो बाह्य कुंभक बोला जाता है। ठीक है, तो 4 सेकंड हम टाइम वक्त देंगे ब्रीदिंग को होल्ड करने में, और 2 सेकंड का अगर हम टाइम देते हैं एक्सहेलेशन करने के लिए, अगर हम 1:4:2 का रेशियो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इसकी जो समय सीमा है वो हमें आगे चलकर बढ़ानी होती है। तो सेज पतंजलि 1:4:2 का रेशियो बोलते हैं प्राणायाम की प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि पूरक 1, कुंभक 4 बोला गया है उन्होंने रेशियो में, और जो रेचक है यानी कि एक्सहेलेशन उसके लिए 2 बोला गया है। ठीक है, तो आगे चलकर वो इसको भी एक प्रॉपर प्राणायाम नहीं बोलते, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि पूरक, कुंभक, रेचक की प्रैक्टिस करने के बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब हमारी श्वास जो है वो रुक जाती है, ना पूरक होगा ना रेचक होगा, सिर्फ कुंभक होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो कुंभक को प्राणायाम कहते हैं। और इसी कुंभक की जो लेंथ है उसको बढ़ाने के लिए, टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए जो 1:4:2 का रेशियो है, अगर आप ध्यान देंगे तो जो 4 है वो कुंभक के लिए है, यानी कि पतंजलि जी ने सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो होल्डिंग पर देने को बोला है, ताकि आगे चलकर हम जो होल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है, होल्डिंग की जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हम बढ़ाए, उसको हम इंक्रीज करें।
Thus, the most important part of pranayama is actually kumbhaka or breath retention. However, in order to perform kumbhaka successfully, there must be a gradual development of control over the function of respiration. Therefore, in the pranayama practices, more emphasis is given to inhalation and exhalation at the beginnings with using 1:2 ratio in order to strengthen the lungs, balance the nerves and pranic system in preparation for the practice of kumbhaka. ओके तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस जो है वो कुंभक को दिया गया है प्राणायाम में, ठीक है। इनहेल और एक्सेल जो है जो पूरक और जो रेचक है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कुंभक को दिया गया है एक प्राणायाम में, ठीक है। तो प्राणायाम को करने के लिए सेज पतंजलि जी ने 1:2 का जो रेशियो है हमें बताया है, ठीक है, कि 1 जो है वो पूरक के लिए है, 4 कुंभक के लिए है और 2 रेचक के लिए है, ठीक है। तो पूरक मतलब मैंने आपको बता दिया इनहेल, और कुंभक मतलब होता है ब्रेथ रिटेंशन यानी कि अपनी श्वास को रोक के रखना, होल्ड करके रखना, और 2 जो रेशियो बताया है वो रेचक के लिए है, एक्सलेशन के लिए है, ठीक है। तो जब हम इस तरह से प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे जो लंग्स है उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो वाइटल कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। एंड एट द एंड हम एक तरह से मास्टरी कर पाते हैं कुंभक में, ठीक है। मीनिंग ऑफ प्राणायामा, द वर्ड प्राणायामा इज फॉर्म्ड बाय 2 वर्ड्स दैट इज प्राणा एंड आयामा। तो प्राणा इंग्लिश में है, आयामा ये भी इंग्लिश में ही है। जो सही तरीका है बोलने का वो है प्राण, ठीक है। आयाम जैसे कि इंग्लिश में योगा बोलते हैं, लेकिन जो सही तरीका है, जो सही वे है बोलने का वो है होता है योग, ठीक है, क्योंकि होता योग ही है, उसको इंग्लिश में योगा कर दिया गया है। और वैसे ही प्राणायाम बोलते हैं और इंग्लिश में उसको प्राणायामा बोल दिया गया है। तो आसन, आसना, ठीक है। तो आप इसको प्राणा बोले या प्राण बोले, बोथ आर करेक्ट। तो प्राण मीन्स ब्रेथ और वाइटल एनर्जी और लाइफ फोर्स। It is the force which exists in all things, whether animate or inanimate, which provides energy to different organs including mind and also controls many vital life processes. Example, circulation, respiration, etc. तो प्राण means breath but not only breath, ठीक है। तो प्राण का मतलब सिर्फ ब्रेथ नहीं होता है, जो हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं ना, जो हम श्वास प्रश्वास करते हैं, प्राण का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है। श्वास प्रश्वास, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है वो प्राण का ही एक पार्ट है, ठीक है। प्राण हमारी बॉडी के अंदर विद्यमान है। हम बोल सकते हैं हमारे अंदर जो सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो हार्ट पंपिंग होती है, जो हम डाइजेशन करते हैं यानी कि जो हम फूड इंटेक करते हैं, जो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो हमारा डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जितना भी हमारी जो वर्किंग स्टेट है हमारी बॉडी की, यानी कि ऑर्गन्स की, सिस्टम्स की, वो सभी के सभी प्राण की वजह से ही संभव है, ठीक है। तो जो प्राण है ना उसका मतलब सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ही नहीं होता है। आयाम मीन्स लेंथनिंग एंड वाइडनिंग थ्रू कंट्रोल। तो आयाम का मतलब होता है नियम में लेके आना, अपने कंट्रोल में लेके आना, अपने काबू में लेके आना, उसकी जो लेंथ है उसको बढ़ाना, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करना, ठीक है। किसकी यहां पर बोली गई, यहां पर बोला गया प्राण की। जो प्राण है उस पर कंट्रोल करना, उसको अपने काबू में करना, उसको अपने हिसाब से करना, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि जो प्राण है वो हमारी एक वाइटल एनर्जी है, एक वाइटल फोर्स है, हमारी एक ऊर्जा है, जिसकी वजह से हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतना है, उसमें थॉट्स आते हैं जाते हैं, हम जो हमारे आइडियाज़ हैं हम उनको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। एक तरह से हम बोल सकते हैं हमारी जो लिविंग स्टेट है, जो हमारी जो जीवित अवस्था है वो इस प्राण की वजह से ही है, ठीक है। और इस प्राण को अपने कंट्रोल में करना, अपने काबू में करना, अपने हिसाब से करना, तो वही है आयाम, ठीक है। यानी कि आयाम मीन्स होता है उस पर कंट्रोल करना, उस पर काबू करना, उसको अपने हिसाब से चलाना। When breathing is controlled so as to retain the breath, it is प्राणायामा, ठीक है। तो जब हमारी ब्रीदिंग पर कंट्रोल है, उसमें ठहराव है, वही कुंभक है और वही प्राणायाम है। It is interesting to note that elephants, tortoises and so on live long lives because they perform the act of respiration fewer times per minute than human beings. The life of a human being can also be prolonged if the breath is retained, but this requires training as well as practice. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है समझने की कि जो हाथी हैं, जो कछुए हैं, उनका जो जीवन है वो काफ़ी लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन, ठीक है। तो हमारे मुकाबले उनका जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये माना जाता है कि जिस तरह से वो इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं, जिस तरह से उनकी जो श्वास प्रश्वास है, उसी हिसाब से अगर हम भी
उसी स्पीड से अगर हम भी धीमी गति से अगर हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं, श्वास प्रश्वास करते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो भी लंबा हो सकता है। ठीक है, जिसको संभव करने के लिए प्राणायाम की जो प्रैक्टिस है उसको इंपॉर्टेंट बोला गया है। Definition according to Yoga Sutra of Patanjali. The asana having been done, pranayama is the cessation of the movement of inhalation and exhalation. PSY 2.49. यानी कि पतंजलि योग सूत्र का जो सेकंड चैप्टर है उसमें जो 49 जो श्लोक है, जो 49 सूत्र है, उसमें प्राणायाम की डेफिनेशन को वहाँ पर मेंशन किया गया है कि आसन में सिद्धि होने के बाद जो साधक है वो प्राणायाम में सिद्धि करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि आप पहले ही प्राणायाम में सिद्धि कर ले। ठीक है, तो सेज पतंजलि जी कहते हैं कि आसन में सिद्धि होने के बाद आपकी जो बॉडी है वो स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो आसन में सिद्धि होने के बाद यानी कि आसन में मास्टरी को अचीव करने के बाद आपकी जो बॉडी है उसमें स्थिरता आती है। ना सिर्फ आपकी बॉडी में स्थिरता आती है, इसका जो इफेक्ट है, इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो आपकी माइंड पर भी पड़ता है। आप यानी कि आपका जो माइंड है उसमें भी स्थिरता आएगी, बुद्धि पर भी पड़ेगा, बुद्धि में भी स्थिरता आएगी। आपकी जो इंद्रिय है उसमें भी इसका प्रभाव पड़ेगा, उसमें भी स्थिरता आएगी। आपकी जो श्वास प्रश्वास है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो होती है, उसमें भी स्थिरता आएगी। ठीक है, तो जब श्वास प्रश्वास में भी स्थिरता आई है तो क्या बचा? होल्डिंग। इसलिए सेज पतंजलि जी कहते हैं कि आसन में सिद्धि होने के बाद ही साधक को प्राणायाम में सिद्धि मिलती है। 4 aspects of pranayama. In the pranayama practices, there are 3 aspects of breathing which are utilized in a beginning stage. These are पूरका, कुंभका, रेचका। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है 4 एस्पेक्ट्स। जो चौथा जो आयाम है वो हम इसके बाद बात करेंगे क्योंकि ये बिगिनिंग स्टेज है। पूरक, कुंभक, रेचक जो है वो बिगिनिंग स्टेज है। जो 4th आयाम है, जो 4th एस्पेक्ट है वो है हमारा कुंभक, केवल कुंभक। ठीक है, तो अब पहले हम बात करेंगे ये जो बिगिनिंग स्टेज वाले जो प्राणायाम है, प्राणायाम की जो प्रैक्टिस करने के लिए जो बिगिनिंग लेवल में हमें करनी है वो पूरक है, कुंभक है, रेचक है। पूरक को बोला गया है इनहेलेशन, कुंभक को बोला गया है ब्रेथ रिटेंशन। ठीक है, यानी कि श्वास को रोक लेना। जो कुंभक है वो भी 2 प्रकार का बोला गया है, अंतर कुंभक और बहिर कुंभक। ठीक है, अंतर कुंभक और इंटरनल ब्रेथ रिटेंशन, बहिर कुंभक और एक्सटर्नल ब्रेथ रिटेंशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, कुंभक का मतलब होता है ब्रीदिंग को होल्ड कर लेना। ठीक है, अब देखिए पहले हम इनहेल करेंगे, सपोज रेफरेंस लेंगे अपनी श्वास को। ठीक है, मैंने इनहेल किया, होल्ड कर लिया, रोक के रखा, अंदर ही अंदर होल्ड किया, इसको हम बोलेंगे अंतर कुंभक। ठीक है, जिसको बोला गया है इंटरनल ब्रेथ रिटेंशन। श्वास छोड़ ली, पूरी श्वास छोड़ने के बाद होल्ड करके रखा। मैंने बोला रेफरेंस ब्रेथ को लिया है, मैंने श्वास को लिया है, उसको बाहर ही होल्ड करके रखा है, अंदर आने नहीं दिया, बाहर होल्ड करके काउंट कर रहा हूं मैं मन में। तो अभी जो ये जो स्थिति है इसको हम बोलेंगे बहिर कुंभक। ठीक है, यानी कि अगर आपने अपनी ब्रेथ को अपनी जो श्वास है उसको अंदर ही होल्ड करके रखा हुआ है और काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, अंदर ही होल्ड करके रखा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे अंतर कुंभक। और अगर आपने बाहर होल्ड किया है, बाहर श्वास पूरी छोड़ दी है और आप होल्ड करके बैठे हुए हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बहिर कुंभक। ठीक है, तो ये कुंभक के 2 प्रकार है, अंतर कुंभक और बहिर कुंभक। ठीक है, रेचक का मतलब है एक्सहेलेशन, श्वास को पूरा छोड़ देना। तो ये बोला गया है वो जो क्रिया होती है प्राणायाम में उसमें पूरक भी होगा, कुंभक भी होगा और रेचक भी होगा। ठीक है, तो पूरक होगा जहां, कुंभक होगा और रेचक होगा, वो एक कंप्लीट प्राणायाम होगा। ठीक है, ये बिगिनिंग स्टेज में है। इसके बाद सेज पतंजलि जी कहते हैं कि जो साधक है शुरुआत में अपनी जो प्राणायाम की प्रैक्टिस है वो इसी तरह से करे, पूरक, कुंभक, रेचक की जो प्रैक्टिस है वो करे। ठीक है, जिसके लिए वो उन्होंने रेशियो बताया है, 1:2 का रेशियो बताया है। और इस रेशियो को वो आगे चलकर वो कहते हैं कि इस रेशियो को वो आगे चलकर इसकी जो समय सीमा है वो बढ़ाएं। ठीक है, बाद में एक ऐसी स्थिति आती है जब ना श्वास चलेगी ना श्वास आप छोड़ेंगे, ना आप इनहेल करेंगे ना एक्सहेल करेंगे, सिर्फ होल्डिंग करेंगे, उसको उन्होंने बोला है केवल कुंभक। ओके, तो इसके आगे समझते हैं। द डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ प्राणायामा इन्वॉल्व various techniques which utilize these 3 aspects of breathing. Okay, 4th, there is another mode of pranayama which is called keval kumbhaka or spontaneous breath retention.
This is an advanced stage of pranayama which occurs during high stages of meditation. During this state, the fluctuation of prana ceases and at this time a higher vision of reality is attained. ठीक है, तो ये वही चीज़ है जो अभी जस्ट हमने समझा कि सेज पतंजलि ने कुंभक को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि उन्होंने कहा है कि जो कुंभक है उनके हिसाब से कुंभक ही प्राणायाम है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है बिगिनिंग स्टेज में जो साधक है वो पूरक, कुंभक, रेचक की प्रैक्टिस करे 1:2 रेशियो। ठीक है, और इस रेशियो की जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है उसको बढ़ाए। ठीक है, और आगे चलकर एक स्थिति ऐसी आएगी, वो स्थिति जब ना पूरक होगा और ना रेचक होगा, सिर्फ कुंभक होगा। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने कहा है केवल कुंभक, और इसी को सेज पतंजलि प्राणायाम की सबसे उच्च अवस्था कहते हैं। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, ब्राह्मणी प्राणायामा एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट प्राणायामास टू बी प्रैक्टिस्ड। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्राणायाम के। बिफोर डूइंग अबव प्राणायामास वन मस्ट फॉलो द एसेंशियल्स फॉर प्रैक्टिसिंग देम एज स्टेटेड बिलो। ठीक है, तो प्राणायाम की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ जो जरूरी, जो एसेंशियल जो पॉइंट्स हैं उन पर भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, फर्स्ट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Any place that is well ventilated and free from noise and insects should be preferred to practice pranayamas। ठीक है, तो सबसे पहले जगह, वो जगह जहां बैठकर हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे वो उस जगह में वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, वहाँ नॉइस थोड़ा होना नहीं चाहिए, एक तरह से बोला जाए तो वहाँ पर शोरगुल कम होना चाहिए और इंसेक्ट फ्री होनी चाहिए वो जगह। ठीक है, वहाँ पर कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, और ऐसी जगह में बैठकर हमें कभी भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए जहां पर सीलन हो, जहां पर स्मेल हो, जहां पर गंदगी हो। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, सेकंड, राइट सीजन टू बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा। वन शुड स्टार्ट टू प्रैक्टिस प्राणायामा इन स्प्रिंग सीजन, that is March April, and autumn season, that is September October. One who is already in practice should continue its practice। ठीक है, तो यहां पर यही बोला गया है कि जो लोग योग की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, जो लोग योग को शुरू करना चाहते हैं, वो इस ये जो महीने हैं मार्च अप्रैल वाले और सितंबर अक्टूबर वाले, इन महीनों में ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो अगर हम इन महीनों से स्टार्ट करते हैं योग का अभ्यास, तो मौसम का जो प्रभाव है वो हमारे शरीर पे नकारात्मक जो प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये बोला गया है कि जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी योग स्टार्ट नहीं किया है, अगर वो इन जो ये वाले मौसम है, इन महीनों से अगर योग की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है। और साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर ऐड की गई है कि जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए ये जो रूल है वो उनके लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, और अपनी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, 3, राइट टाइम। मॉर्निंग इज द बेस्ट सूटेड टाइम टू प्रैक्टिस प्राणायामास। ठीक है, तो सुबह का जो टाइम होता है वो सबसे अच्छा टाइम माना गया है प्राणायाम की प्रैक्टिस करने के लिए। ना सिर्फ प्राणायाम की प्रैक्टिस करने के लिए, यौगिक आसनास या यौगिक जो क्रियाज हैं जैसे कि षट क्रियाज, उनकी प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा जो टाइम है वो मॉर्निंग वाला टाइम ही है। ठीक है, एज कम्पेयर टू इवनिंग टाइम। अब ऐसा नहीं है कि हम शाम को हम योग नहीं कर सकते, हम शाम को भी योग कर सकते हैं, बट जो सुबह वाला टाइम होता है उसमें क्या होता है, सुबह सुबह हमारी जो मन की जो चंचलताएं होती है वो भी कम होती है। ठीक है, सात्विकता ज़्यादा रहता है और हमारा जो स्टमक है वो तो हमारा खाली रहता ही रहता है। हमारे जो इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी एम्प्टी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि सुबह सुबह जब आप फ्रेशन अप हो जाते हैं उसके बाद ही हम योगिक क्रियाज हैं उनकी हम प्रैक्टिस करें। ओके, 4th, सीट ऑफ आसना। द सीट शुड बी सॉफ्ट, थिक एंड कंफर्टेबल। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जब भी हम ना सिर्फ प्राणायाम की प्रैक्टिस करें, यानी कि हम कोई भी यौगिक अभ्यास की प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो आसन है, चाहे वो प्राणायाम है, चाहे वो मुद्रा बंध है, जब भी हम यौगिक अभ्यास करते हैं हम नीचे कुछ ना कुछ जरूर बिछाएं। ठीक है, किसी तरह की यौगिक मैट या दरी को हम बिछा सकते हैं, बट हम बिना कि कुछ बिछाए अगर हम यौगिक अभ्यास करते हैं तो उससे होता क्या है, हमारी जो बॉडी की जो ऊर्जा है उसको अर्थ जो है अपनी तरफ खींचती है। जो हमारी ऊर्जा है वो काफ़ी वेस्ट होती है। इसलिए जब भी हम यौगिक अभ्यास करें तो हम नीचे कुछ ना कुछ जरूर बिछाएं। यौगिक मैट भी हो सकती है वो, या वो किसी तरह की दरी भी हो सकती है। बट इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा
जिस भी आप ब्लैंकेट या जिस भी दरी को आप नीचे बिछाएंगे, जिस भी आप योगिक मैट को आप नीचे बिछाएंगे, वो ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर योगा मैट आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो स्पाइन है उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपका जो पोस्चर है वो सीधा नहीं होगा, वो करेक्ट नहीं होगा। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो योगा मैट है वो ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी हो। ओके, फिफ्थ आसना। आसनास सच एज पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन एंड सुखासन आर कंसिडर्ड द मोस्ट suitable postures for the practice of प्राणायामा। तो ये जो आसनास जो भी आपको मैंने बताया, ये वही आसनास है, ये सिटिंग पोस्चर्स हैं जिसमें हम बैठ के प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं। ये वही आसनास है जिसमें हम बैठ के मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। और इन्हीं आसनास में लंबे टाइम तक हम बैठ सके, जिस चीज़ के लिए हम एडवांस आसनास की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो जो हम एडवांस आसनास की इतनी प्रैक्टिस करते हैं ना, वो इन ही आसनास में लंबे टाइम तक बैठने के लिए करते हैं, ताकि इन आसनास में हम ना सिर्फ 5-10 मिनट, हम घंटों घंटों बैठकर हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करें, हम ध्यान कर सके। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो प्राणायाम है उनकी प्रैक्टिस हम इन्हीं जो ध्यानात्मक आसनास है इन्हीं में बैठ कर करते हैं। तो इतना ही था हमारे इस लेक्चर में जो कि था प्राणायामा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। साइनिंग आउट, नमस्ते।